हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई वीडियो लेकर आए हैं, उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश की जलवायु पर 2 वीडियो बना चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख लें, ताकि आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं आप उनमें पार्टिसिपेट करें, तो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो बड़े ही आसानी से सॉल्व हो सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम मिट्टी की परिभाषा समझेंगे। ठीक है, तो मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित, ठीक है, संगठित नहीं है, असंगठित है, पदार्थों की जो ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन यानी कि जो विखंडित हो जाती हैं, चट्टानें टूट जाती हैं, एवं वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती हैं। किसी भी क्षेत्र की मृदाएं पैतृक पदार्थ, चट्टानें और जलवायु दशाएं यानी कि वहाँ पे कितनी वर्षा होती है, कैसा तापमान है, ढाल की तीव्रता, वनस्पति और समय, दीर्घकालिक, अल्पकालिक, ठीक है, इस पर निर्भर करती हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को प्रोफेसर वाडिया कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिकों ने के विश्लेषण के आधार पर इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो पहला रहेगा हमारा गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ। दूसरा रहेगा दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्याचल शैली या बुंदेलखंडी मिट्टियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसका मैप देख लेते हैं। मैप से हमें कुछ चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। फ्रेंड्स, आप मैप को ध्यान से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा ऊपरी का एरिया जो पहाड़ों और चट्टानों से निर्मित है, तो यहाँ पे आपको भावर एवं तराई युक्त क्षेत्र है, जो यहाँ पे आपको भावर एवं तराई मिट्टियाँ मिलेंगी। उसके बाद हमारा रहेगा गंगा, ये मैदानी मिट्टी, जिसमें आपका गंगा और यमुना का दोआब रहेगा। फिर लास्ट में जो है हमारा ये बुंदेलखंडी मिट्टी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सब चीज़ों को समझेंगे और पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको समझाएं कि भावर व तराई क्षेत्र। तो ये देखिए, भावर व तराई क्षेत्र, सबसे पहले भावर क्षेत्र को समझेंगे। देखिए, भावर क्षेत्र जैसे कि हमारे जो पहाड़ होते हैं, ऐसे ऐसे पहाड़ से जब ये नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, तो ये तो जो पहाड़ की चट्टानें हैं इनको तोड़ते हुए निकलती हैं, तो इनके जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं यहाँ पे आपके ऐसे ये सब भावर क्षेत्र में पड़ते हैं। भावर क्षेत्र में इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा कृषि नहीं हो पाती है, और यहाँ का जो एरिया होता है वो एकदम पत्थर युक्त होता है, और बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं यहाँ पे रहते हैं। मिट्टियाँ यहाँ पे बहुत ही कम पाई जाती है। और उसके बाद में यदि हम बात करें तराई क्षेत्र, तो हमारा ये भावर प्रदेश से थोड़ा सा दूर यहाँ पे जो एरिया है ये तराई क्षेत्र है। यहाँ से जो नदियाँ अपना जो गाद और जो भी बहा कर लाती हैं, सिल्ट जितना भी बहा कर लाती हैं, तो ये सब उनके और भी छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे ये तराई क्षेत्र में आ जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत ही महीन हो जाती है, और इसलिए यहाँ पे आपकी गन्ना की और एवं धान की जो फसल होती है वो बहुत ही आसानी से हो पाती है। फ्रेंड्स, तो चलिए हम बात करते हैं भावर व तराई मिट्टी की। सबसे पहले भावर जो है पर्वतपदीय क्षेत्र है। यहाँ की जो मिट्टी है वो मोटी बालुओं तथा कंकड़ और पत्थरों से निर्मित बहुत ही छिछली है, और इस क्षेत्र में जो नदियाँ हैं वो बहते बहते लुप्त हो जाती हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, गंगा के जो विशाल मैदान हैं उनकी मिट्टियों को हम 2 प्रकारों में बांटते हैं। ठीक है, हमारा पहला रहेगा बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा, दूसरा रहेगा हमारा खादर या नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा। देखिए, जो प्राचीनतम कॉप मिट्टी है यानी जो पुरानी कॉप मिट्टी है उसे हम बांगर कहते हैं। और अब हम बांगर से जुड़े हुए कुछ
चीज़ों को देखेंगे, इनका निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इन मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे होता है। देखिए, बांगर जो मिट्टी है किन पदार्थों से होता है, इस बारे में जानेंगे। देखिए, बांगर मिट्टी में फास्फोरस एवं चूने की पर्याप्तता रहती है और नाइट्रोजन, पोटास, जीवांश, इन सब की पदार्थों की कमी रहती है। ठीक है, और मुख्य विशेषता जानते हैं फ्रेंड्स। चलिए इनकी मुख्य विशेषताएं जानते हैं। देखिए, बांगर मिट्टी जो है, देखिए नोट इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा है ये नोट। देखिए यहाँ पे नोट में ये बता रहा है जो बांगर मिट्टी है, ठीक है। तो नोट में अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो बांगर मिट्टी को दोमट, मटियार या बालुई दोमट या भूड़, पुरातन कॉप मिट्टी के नाम से आदि नामों से जाना जाता है। और पूर्वी भाग में जो बांगर मिट्टी है उसको हम उपरहार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपरहार कहते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में। देखिए, नवीन कॉप मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं उन्हें हम खादर कहते हैं। यानी जो नई मिट्टी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी होती है, उसे हम खादर कहते हैं। खादर मिट्टी नदियों के द्वारा बाढ़ वाले जो मैदान होते हैं उसमें पाई जाती है। जब नदियाँ बहुत सारा सिल्ट, गाद ये सब बहा कर लाती हैं, तो देखिए खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती हैं। जो नदियाँ खादर मिट्टी को बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है। खादर मिट्टी में समानता चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवांशों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस की और ह्यूमस पदार्थों की कमी पाई जाती है। किसमें? खादर मिट्टी में। तो यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट देखने वाले हैं। खादर मिट्टी को नूतन कॉप, बलुआ सिल्ट एवं बलुआ मटियार, दोमट आदि नामों से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी। देखिए, यह मिट्टी राज्य के झांसी डिवीज़न, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के साथ साथ प्रयागराज जिले के करछना और मेजा तहसील में पाई जाती है। इन जिलों के ऊपरी पठारी भाग में लाल मिट्टी है और एवं यह दो प्रकार की है। इसमें पहला रहेगा आपका परवा मिट्टी, दूसरी रहेगी राकड़ मिट्टी। परवा मिट्टी जो होती है वो हल्की रेतीली या रेतीली दोमट है और जो राकड़ मिट्टी है वो क्षारीय मिट्टी है। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले भावर व तराई मिट्टी की। देखिए, भावर जो है वो एक पर्वतपदी क्षेत्र है। यहाँ की जो मिट्टी है वो मोटी बलुआ या कंकड़ एवं पत्थरों से निर्मित बहुत ही छिछली है और इस क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। भावर के जो समानांतर निचले भाग में तराई क्षेत्र विस्तारित है और इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो यहाँ की जो मृदा है वो उपजाऊ है, नम है, दलदली है और समतल है। इस मृदा में गन्ना और धान की जो है फसलें अच्छी पैदावार होती है। मैदानी मिट्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पे गंगा और यमुना का दोआब है, जिसमें उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब एवं गंगा और रामगंगा दोआब क्षेत्र में जलोढ़ एवं कॉप मिट्टी का विस्तार है। चलिए एक बार मैप में देखते हैं हम। देखिए, इस जगह से हमारी जैसे गंगा बह के आ रही है, ठीक है। इसी प्रकार यमुना बिल्कुल ये हरियाणा के बॉर्डर के साथ आती है और यहाँ पे इलाहाबाद में, प्रयागराज में यहाँ पे मिल जाती है। और इसी प्रकार हमारी रामगंगा जो नदी है वो आके इस जगह गंगा में मिल जाती है। इस प्रकार जो है ये हमारा गंगा यमुना का दोआब बन जाता है और ये जो है ये हमारा गंगा और रामगंगा का दोआब बन जाता है। इस प्रकार यहाँ का जो मैदान रहता है, यहाँ की जो नदियाँ रहती हैं वो बहुत ही मात्रा में सिल्ट और बालू, रेत ये सब बहा कर लाती हैं और इस प्रकार यहाँ का जो मैदान रहता है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ रहता है और यहाँ पे नवीन खादर जलोढ़ मिट्टी बनती है।
ठीक है, इस प्रकार ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भाग है हमारे उत्तर प्रदेश का। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसमें देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो गंगा और यमुना दोआब में और रामगंगा और गंगा दोआब क्षेत्र में जलोढ़ एवं कॉप मिट्टी का विस्तार है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। ये देखिए फैक्ट है यहाँ का, ये नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे पाई जाती है। ठीक है, तो नोट में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में दोमट बालुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में सिक्टा, करियाल एवं धनका, ठीक है, क्या क्या सिक्टा, करियाल एवं धनका भी कहते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में बांगर मिट्टी ऊंचे मैदानी भागों में पाई जाती है, जहां बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है। चलिए अब बात करते हैं गंगा यमुना तथा उसकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले जो क्षेत्रों में प्लीस्टोसीन युग में निर्मित जो बलुई मिट्टी है उसके 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों को क्या कहते हैं? भूड़ कहते हैं। देखिए, भूड़ किसे कहते हैं? जैसे नदियाँ बह रही हैं तो उसके कुछ जो हमारी पुरानी मिट्टी होती है, पुरानी मिट्टी जो होती है उसमें बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ऐसे टीले के टाइप के बन जाते हैं। ठीक है, इनको ही, और ये नदियों के किनारे रहते हैं तो इनको हम भूड़ कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पुराने होते हैं। देखिए, भूड़ जो होते हैं वो हल्की दोमट एवं मिश्रित बालुई मिट्टी होती है इनकी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बुंदेलखंडी मृदा की। तो चलिए, हम बुंदेलखंडी मृदा जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडी मिट्टी कहते हैं। इस क्षेत्र में जो है भोटा, माड़, कावड़, पड़वा, राकड़ आदि जो मिट्टियां हैं वो पाई जाती हैं। चलिए हम इनको मैप में देखते हैं। देखिए, आप मैप में देख सकते हैं जो हमारा ये वाला पूरा क्षेत्र है आपका ललितपुर से लेकर ये बुंदेलखंडी मिट्टियों का पूरा है, ये सोनभद्र तक। यहाँ इस क्षेत्र में आपकी बुंदेलखंडी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं काली मिट्टियों के संदर्भ में। देखिए, काली मिट्टी को करेल, कपास या रेगुर आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए काली मिट्टी करेल, कपास और रेगुर आदि नामों से जाना जाता है। इसे कपास के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये कपास के उत्पादन में काफ़ी मददगार होती है, तो इसीलिए इसको कपासी मिट्टी कहते हैं। यहाँ पे कपास की अच्छी फसल पाई जाती है, पैदावार अधिक रहती है। देखिए, जालौन में, झांसी में, ललितपुर एवं हमीरपुर जिलों में काली मृदा का विस्तार होने के कारण यहाँ पे चना की, गेहूं की, अरहर की, तिलहन की प्रमुख उपजें होती हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं भोटा मिट्टी। ये बिंद पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। माड़ मिट्टी की बात करें तो ये काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। माड़ मिट्टी में सिलिकेट, लोहा, एल्यूमिनियम, खनिज पदार्थ आदि पाए जाते हैं। चलिए, माट मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है और इस मिट्टी में चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। पड़वा मिट्टी की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी जो होती है वो हल्के लाल रंग की होती है। ठीक है, तो देखिए लाल रंग की इसलिए होती है क्योंकि ये लाल रंग के पत्थर से निकलती है, इसीलिए लाल रंग की होती है। यदि बात करें राकड़ मिट्टी की तो यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय पठारी ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं लाल मिट्टी की। देखिए, लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण जो है बालू में लाल शैलों के अपक्षय से हुआ है। इसका विस्तार बेतवा, धशान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस, चूना खनिजों की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में आपकी गेहूं, चना और दलहन, मतलब कि यहाँ पे लाल मिट्टी में आपकी दलहन और तिलहन की जो फसलें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा उगाई जाती हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे चना, गेहूँ और दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। कहाँ पे? लाल मिट्टी में। अगर बात करें ऊसर एवं रेग मिट्टी की, तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली एवं लखनऊ जिलों में पाई जाती है तथा ये लवण से प्रभावित हैं। रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि का जो उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है। उत्तर प्रदेश की 1.37 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की मृदा जो है वो कैसी है? लवड़ी है। कितनी है? 1.37 मीटर हेक्टेयर क्षेत्रफल की जो मृदा है वो कैसी है? लवड़ी है। और ये रेह युक्त क्षारीय एवं ऊसर भूमि का उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक विस्तार है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले बंजर तथा भाट मिट्टी की। देखिए, यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर एवं गोंडा जिलों में पाई जाती है। बंजर मिट्टी में चिकनी एवं बालुई चिकनी दोनों प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। इसमें चूना अपेक्षाकृत कम होता है। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में ढूंढ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे हम ढूंढ के नाम से भी जानते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पूर्व में, सॉरी यहाँ पे पूर्वी लिख गया है, पूर्व में स्थित जो कुशीनगर है जिले में मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर है, इस जिले में जो मिट्टी है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाट कहा जाता है। देखिए, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, इन सबको, ये सब जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इनको एक एक बार रिवीजन जरूर कर ले। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, इस मिट्टी में मोटे अनाज वाली जो फसलें होती हैं वो उगाई जाती हैं। देखिए, टर्सरी मिट्टी को उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और यह मिट्टी चाय की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, नोट, उत्तर प्रदेश के, ये देखिए, ये नोट जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इनको आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी भाग में जो मिट्टी होती है वो उसमें फास्फेट खनिज की कमी होती है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी जो भाग है हमारा ये जो, तो उसमें आपकी फास्फेट खनिज जो है उसकी कमी होती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपदों की जो मृदा है वो कैसी है? उसमें पोटास की कमी होती है। जहाँ पोटास की कमी है वो है जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ हैं। और जहाँ पे अगर बात करें फास्फेट की कमी है तो हमारा उत्तर पश्चिमी भाग हो जाएगा। ठीक है, अभी हम मृदा अपरदन की बात करने वाले हैं। देखिए, बात करते हैं मृदा अपरदन की। जल बहाव अथवा वायु के वेग, ठीक है, अथवा हिम के पिघलने से एक स्थान की मिट्टी का अन्यत्र स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में होता है। इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो वायु अपरदन है वो कहाँ होता है? तो ये आपका पश्चिमी क्षेत्रों में होता है। एवं जलीय अपरदन जो है आपका ये पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक होता है। देखिए, जो वायु अपरदन है वो आपका पश्चिमी क्षेत्रों में होता है। ठीक है, और जो आपका जलीय अपरदन है वो आपका दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में अधिक होता है। ठीक है, देखिए, चंबल नदी के अधिग्रहण क्षेत्र में अवनलिका अपरदन सर्वाधिक होता है, जिसे उत्तर प्रदेश का इटावा जिला विशेष रूप से प्रभावित होता है। इसके कारण ही आगरा, इटावा और जालौन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं। देखिए, बीहड़ क्या होते हैं? चलिए इनके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, एक बार से हम और देखते हैं। चंबल नदी में अधिग्रहण क्षेत्र में, देखिए, अधिग्रहण क्षेत्र कैसा होता है? जैसे मान लीजिए नदियाँ बह रही हैं ऐसे करके, ठीक है, ये जो नदियाँ बह रही हैं तो ये जो यहाँ का क्षेत्र होता है अधिग्रहण क्षेत्र, यानी कितने जगह पर फैल कर नदियाँ जो हैं वो आपकी बह रही हैं, तो ये जो क्षेत्र होता है हमारा ये अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग बात करें। देखिए, चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में अवनलिका अपरदन सर्वाधिक होता है। कहाँ पे होता है? चंबल नदी के जो अधिग्रहण क्षेत्र है यहाँ आपका अवनलिका अपरदन जो होता है ये सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसमें उत्तर प्रदेश का इटावा जिला विशेष रूप से प्रभावित होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? इटावा, ये आपका
चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में अवनलिका अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके कारण ही आपका आगरा, इटावा और जालौन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं। बीहड़ क्या होते हैं, चलिए जानते हैं बीहड़ क्या होते हैं। देखिए बीहड़ क्या होते हैं, जैसे कि पहाड़ होते हैं, ठीक है, पहाड़ होते हैं ऐसे करके, और जब नदियाँ बहते बहते बहुत ही ऊपर तक आ जाती हैं तो ये जो पानी होता है ये पहाड़ों में बीच में थोड़ा थोड़ा करके जगह बन जाती है। यहाँ पे इस प्रकार की जो जगह बन जाती है, बाद में इतनी जगह होती है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति आसानी से यहाँ छिप सकता है। तो ये जो जगह होती है इस जगह पे इसे हम बीहड़ नाम देते हैं। तो ये बीहड़ यहाँ पे होता है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र में अवनलिका अपरदन, दक्षिणी क्षेत्र में रेल अपरदन। देखिए पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें कौन सा अपरदन, अवनलिका अपरदन, और जो दक्षिणी क्षेत्र है उसमें रेल अपरदन। कौन सा अपरदन, रेल अपरदन। तथा जो पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र है उसमें परत अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे अपरदन का कारण क्या है। देखिए अपरदन का कारण क्या है। देखिए उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के मुख्य कारण होते हैं। एक होता है, पहला है मानसून की वर्षा की प्रकृति। ठीक है, मानसून की वर्षा की प्रकृति, वनों का अभाव, ढाल तक की तीव्रता। ठीक है, ढाल तीव्र मात्रा में है, वनों का अभाव है, और जो मानसून वर्षा की जो प्रकृति है उसकी वजह से मृदा अपरदन होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं वायु अपरदन से। ये उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा, देखिए वायु अपरदन की हम बात कर रहे हैं, ये सर्वाधिक प्रभावित करती है मथुरा और आगरा को। वायु अपरदन सर्वाधिक प्रभावित किसको करती है, मथुरा और आगरा को। ठीक है, अब जलीय अपरदन की अगर बात करें तो जलीय अपरदन जो है ये उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र करता है हिमालय का तराई क्षेत्र। ठीक है, जो हिमालय का तराई क्षेत्र है इसको सर्वाधिक प्रभावित करता है आपका जलीय अपरदन। क्या करता है, हिमालय का तराई क्षेत्र। फ्रेंड्स यहीं से हमारा वीडियो समाप्त होता है, और चलिए हम पहले उत्तर प्रदेश का जो मैप मैंने बनाया है उसको हम थोड़ा सा बारीकता से समझ लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या क्या पढ़ा, चलिए हम देखते हैं, रिवीजन करते हैं। देखिए हमने देखा भाबर व तराई क्षेत्र, जो हमारी नदियों के से बहकर जो नदियाँ आती हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों में पत्थर लेकर आती हैं, तो हमारा ये एरिया जो बनता है इसे हम भाबर कहते हैं, भाबर क्षेत्र कहते हैं। उसके जस्ट नीचे कुछ थोड़ा सा दूर पर ये जो एरिया होता है ये दलदली और चिपचिपा सा होता है, इसमें नदियाँ बहुत सारी बहकर आती हैं, इसलिए ये जो एरिया होता है इसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पे आपकी गन्ना की और धान की जो फसल होती है बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, और अब हम बात करें यदि इस क्षेत्र की, तो यहाँ पे आपकी यमुना नदी हिमालय के साथ बहकर आती है, और यहाँ पे आपकी गंगा नदी बहकर आती है, और दोनों आपस में यहाँ पे मिल जाती हैं इलाहाबाद के संगम में। उसके बाद में तो ये फिर उसके बाद इधर निकल जाती है, और यहाँ से आपका आता है रामगंगा नदी, और यहाँ पे गंगा में मिल जाती है। इसी प्रकार गंगा और एक आपका गंगा और यमुना का दोआब, दूसरा आपका गंगा और रामगंगा का दोआब, ये दोनों मिलकर इस जगह को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनाती है, और इसलिए यहाँ पे जो है नवीन खादर मिट्टी तैयार हो जाती है, और जलोढ़ मिट्टी बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल में आप सबसे ज़्यादा जो अगर पूछा जाए तो ये आपकी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर पाई जाती है। ठीक है, चलिए तो फिर यहीं से हम अपना चैप्टर समाप्त करते हैं, और आपको मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल से जुड़े जितने भी वीडियो हैं प्लस और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस जो हम लोग लेकर आ रहे हैं वो सब आपको मिले। चलिए, जय हिंद।